आप सभी को म- मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में हिंदी बोली के अगले पार्ट को हल करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास से कम 2 नंबर पक्के माने जा सकते हैं। चलो तो देखते हैं कि अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं, ये जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि सौर सैनी अपभ्रंश सौर सैनी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं उपभाषाएं आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, यह सौर सैनी के अंतर्गत यह भाषाएं उपभाषाएं मानी जाती हैं। पैसाची के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं हैं लहंदा, पंजाबी जो है वो पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। ब्राश्चड़ अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी उपभाषा आती है। कौन सी है? ब्राश्चड़ के अंतर्गत सिंधी उपभाषा आती है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी उपभाषा आती है। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया उपभाषाएं आती हैं। अर्ध मागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। तो अपभ्रंश की पैसाची बोली से जो संबंध है, पैसाची जो है वो पंजाबी से संबंधित मानी जाती है, जबकि राजस्थानी, गुजराती जो है यह सौर सैनी से संबंधित मानी जाती हैं, और बंगाली यह मागधी से मानी जाती है, बांग्ला। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोली नहीं मानी जाती है वो बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं मानी जाती है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली मानी जाती हैं, और बुंदेली जो है सौर सैनी अपभ्रंश से संबंधित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। तो सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? पैसाची, सौर सैनी, ब्राश्चड़ या मागधी। तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो ब्राश्चड़ से हुआ है, जबकि पैसाची से लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। सौर सैनी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, इनका विकास सौर सैनी से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की
जो बोलियों का विकास माना गया है वो शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियों का जो विकास माना गया है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास माना गया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ की बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोलियां हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोलियां हैं। तो गढ़वाली, छत्तीसगढ़, खड़ी बोली या बांगरू। तो रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, मेरठ, देहरादून की जो बोलियां हैं वह खड़ी बोली मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियों का विकास हुआ है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। खड़ी बोली का विकास ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी या अपभ्रंश से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है। ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या अवधी। तो दिल्ली व मेरठ के आसपास की जो बोली का नाम माना जाता है वह खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो दिल्ली, मेरठ आदि में बोली जाती है, जबकि ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैशाची। तो बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है। तो बिहारी हिंदी का जो विकास माना गया है वह मागधी अपभ्रंश से माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी से, अर्धमागधी से, शौरसेनी से या पैशाची से। तो हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है।
हरियाणवी, कोरवी, मेवाती या राजस्थानी। तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम माना जाता है, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को कोरवी राहुल साकृत्यायन जी ने कहा है। हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। हरियाणवी को बांगरू और जाटू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से या बिहारी हिंदी से। कोरवी हिंदी का मतलब है कि खड़ी भाषा का विकास, खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? तो खड़ी बोली या कोरवी का जो विकास है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोरवी किस बोली को कहते हैं। कोरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी। तो कोरवी किस बोली को कहते हैं? जो कोरवी खड़ी बोली को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। तो बिहारी हिंदी की बोली का जो नाम है वो मगही बिहारी हिंदी की बोली का नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है या बिहारी है। तो मगही किस हिंदी की बोली मानी जाती है? तो मगही जो है वो राजस्थानी की उपभाषा, राजस्थान की बिहारी मगही किस उपभाषा की बोली है? तो यह जो है बिहारी की उपभाषा की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ब्राह्मण, अर्धमागधी, खस या मागधी। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका। तो बिहार की राजधानी पटना में मगही बोली जाती है। कौन सी? मगही बिहार की राजधानी पटना में बोली जाती है, जबकि अंगिका भी बिहार की ही बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषाओं का कौन सा रूप विद्यमान था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था?
तो अपभ्रंश का रूप विद्यमान माना गया था। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अववट से गुजरती है, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्ध हिंदी अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधी से, खड़ी बोली से या ब्रज भाषा से? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना गया है। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध पैसाची, ब्राह्मण, मगही या सौरसैनी? तो सिंधी भाषा का जो संबंध माना गया है वो ब्राह्मण से सिंधी भाषा का संबंध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अत्यंत असत्य कथन पहचानिए। रीवा, सतना, सहडेल, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, या खड़ी बोली का अन्य एक नाम कोरबी भी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ। तो इसमें से जो असत्य कथन देखना है तो असत्य कथन है कि राजस्थानी उपभाषा का विकास सौर पैसाची अपभ्रंश से हुआ। यह जो है गलत माना गया है, क्योंकि राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ था वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ था, न पैसाची से। बाकी तीनों विकल्प सही माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली हैं। तो सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसैनी, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली का विकास होता है। इनसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्यों है कि हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्ध हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, खड़ी बोली से माना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा मानी जाती है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती माने जाते हैं। तो भारत में कितने परिवार माने जाते हैं? भारत में 4 परिवार भाषा परिवार माने जाते हैं। भारोपीय परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, जिनमें से भारोपीय परिवार जो है सबसे बड़ा
परिवार माना जाता है। और ये ऊपर रहेगा कि हिंदी जो है वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी वियोगात्मक या क्लिष्ट भाषा है। तो हिंदी जो है एक वियोगात्मक भाषा मानी जाती है। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार जो है वो सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। हिंदी भारोपीय यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा से विकसित एक भाषा है। इससे कई तरह से प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को हम छोटी छोटी समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे कि हम अपने एक आध 2-4 नंबर कम कर लेते हैं, जो कि हमारे सिलेक्शन में बाधा बनते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी या उर्दू? तो हिंदी में अधिकांश जो शब्द आए हैं वह संस्कृत से माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो सामी, हामी, भारोपीय, कोकसी या पापुई? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार माना गया है और यह 4 प्रकार के भाषा परिवार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी किसकी उपबोली है? तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो भोजपुरी जो बोली की उत्पत्ति हुई है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। किसकी? भोजपुरी जो बोली की उत्पत्ति हुई है वो मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत है? कि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिक विवृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो इसमें से जो गलत कथन माना जाता है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यह कथन गलत है माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।